हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट है, जिसके लिए हम अंदर जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है हमारा बिजनेस स्टैटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। इस टॉपिक से आपके पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तभी एक आपको आइडिया लग पाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केड्यूल हेल्प्स अस इन कलेक्टिंग। अब जो स्केड्यूल होता है वो हमारा क्या किस में हेल्प करता है, क्या कलेक्ट करने में हेल्प करता है? सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा या फिर नन ऑफ दी अबव। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव, प्राइमरी, ये सारा डेटा आई थिंक आपको पता होंगे, फिर भी हम एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो ऑलरेडी पहले से पब्लिश है, उसको आप अपने रिसर्च में फिर से यूज कर रहे हैं, यानी कि वो पहले से ही नोन है सबको। और क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जो किसी की क्वालिटी के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आपने किसी का बिहेवियर एनालाइज किया, तो ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स में, फिर उसको क्वांटिटेटिव में हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं। प्राइमरी डेटा होता है जो कि फर्स्ट टाइम आप ऑन द स्पॉट जाके या आप फील्ड में उतर के उसकी रिसर्च करते हैं। वो पहले से पब्लिश नहीं है, पहले से किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। आप उसकी फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप उसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, वो आपका प्राइमरी डेटा है। ठीक है, तो बताइए, जो हमारा स्केड्यूल होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है? देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ भी कलेक्ट करने की, आपको पहले से ही सारे डेटा आपके साथ अवेलेबल है, आप उनको एज इट इज ले लेंगे। क्वालिटेटिव में भी यही होता है। अब यहाँ पर हमें हेल्प करेगा ये प्राइमरी डेटा में, क्योंकि प्राइमरी डेटा में हमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। तो आप वहाँ पर एक स्केड्यूल बनाएंगे कि हाँ, हमें ये सारी चीज़ें इस पैरामीटर पे चेक करनी है, और ये सारी चीज़ें हमारे इस ऑब्जेक्ट को कवर करें। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, तभी आपका प्राइमरी डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव को वो वहाँ पे कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। होप यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, पेपर 1, आप प्लीज फोकस करिए पेपर 1 पे, कि आप पेपर 1 से ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर पाएं, क्योंकि पेपर 1 बहुत इतना टफ नहीं है। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें हर कोई मास्टर होगा। ठीक है, तो आप अगर वहां से के साथ साथ यहाँ पे भी ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसके बेसिस पे बनेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए, पेपर 1 आपको बहुत अच्छे से समझना है। मास्टर आपने करी हुई है अपने सब्जेक्ट से, तो आप जो सेकंड पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो तो आप उसमें कवर कर ही लोगे। ठीक है, तो आपको दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड्स विद अ फाइल इज कॉल्ड। अब ऐसी प्रोसेस बताइए जो कि हमारे फाइल में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के काम आते हैं। उसको ऑर्डर कहते हैं, अरेंजिंग, सिक्वेंसिंग या फिर सॉर्टिंग। हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है, जल्दी बताइए आंसर। देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है अरेंजिंग। अब हम कोई भी चीज अरेंज कैसे करते हैं? ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि सीरियल नंबर से 1 2 3 4। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? सिक्वेंस हो गया, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्या है? सिक्वेंसिंग। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सिक्वेंसिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज। अब मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सेलेक्टिव सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। देखिए, यहाँ पर पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, हमारी टोटल दो तरह की सैम्पलिंग होती है, मैं आपको बता देती हूँ। दो तरह की सैम्पलिंग है, एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दो तरह की सैम्पलिंग है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी जो फर्दर डिवाइड है वो है हमारी रैंडम सैम्पलिंग। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम थ्योरी क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, फिर है हमारी
रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है कि इसी क्लास के बाद आप जो हमारी ये वाली क्लास भी आ जाए सैम्पलिंग के ऊपर थ्योरी क्लास, तो देखते रहिएगा, या फिर हो सकता है कल क्लास हो। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं रैंडम, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। तो ये किसका पार्ट हो गया? प्रोबेबिलिटी का। तो आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें आती है पर्पसिव, कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा और स्नोफॉल, स्नोबॉल। ठीक है, अब एक बार इसका मीनिंग भी देख लेते हैं मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है। तो देखिए मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है इसके अंदर सेम ग्रुप के जो हमारा डेटा होता है, जो हम यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो सेम ग्रुप की होती हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज में क्या है, आप उसको डिफरेंट स्टेज पर उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, जो कि हमारा किसका पार्ट है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी सब कैटेगरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड आउटपुट यूनिट्स इन अ कंप्यूटर? अब इसमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर में आउटपुट यूनिट की तरह कंसिडर किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, डैट, सीटीडी एटसेट्रा, प्रिंटर्स, माउस या फिर माइक्रोफोन? बताइए। देखिए आउटपुट की बात कर रहा है, यानी कि किससे आपको रिजल्ट मिलता है। फ्लॉपी तो आपका इनपुट है, माउस भी आपका इनपुट है और माइक्रोफर्म भी आपका इनपुट है। ये सारे आपके इनपुट की तरह काम करते हैं। आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो है प्रिंटर, यानी कि आप इससे कोई भी प्रिंट, कोई भी चीज आप निकालते हैं, आपको एक रिजल्ट रहा है ये, तो आउटपुट की तरह यूज होता है प्रिंटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफाइंड एज। अब बताइए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपका किस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखिए ये आपके कॉमर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स का भी पार्ट हो सकता है। इसमें आप एक तरह से ये मान के चलिए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपको बताना है क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सेकंड है एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। बताइए। देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात करें तो इसका मतलब होता है जो भी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया है मीन का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यानी कि मीन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड डेविएशन बताना, वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सॉरी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है। ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? अब इसमें बिजनेस की आपने बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें से आपको बताना है कौन सी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट है हमारी बिजनेस एथिक्स इज अ डायनामिक फिलॉसफी। क्या ये डायनामिक फिलॉसफी है? सेकंड है बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू। क्या ये मॉरल वैल्यू पे बेस्ड है? बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो कल्चरल वैल्यूज। और डी है बिजनेस एथिक्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशल वेलफेयर। बताइए क्या होगा। देखिए आपने जब भी आपने बिजनेस की बात करें या आप कॉमन अपनी लाइफ की ही बात करें, तो हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है। अ, हमारे मॉरल वैल्यूज हमें ये काम करने की परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं। अब देखिए आप हमारी लाइफ की बात करें तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज आते हैं। सेम उसी तरह के बिजनेस के भी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जिनको हम एथिक्स नाम देते हैं। तो बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, अब जैसे कि ये है डायनेमिक फिलॉसफी है, यस बिजनेस एथिक्स हमारी डायनेमिक फिलॉसफी है, क्योंकि हर जगह हर तरीके के एथिक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट देखना होगा, आपको बिजनेस का नेचर देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उन एथिक्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हमें बिल्कुल सही लग रहा है। फिर है हमारा बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। यस बिजनेस एथिक्स हमारे मॉरल वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। अब जैसे कि
आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप रिफाइनरी का काम कर रहे हैं। अब आपका मॉरल वैल्यूज़ क्या बोलते हैं कि आप जो भी रिफाइनरी कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल फ़िल्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप किसी चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो, लेकिन आप काम कर रहे हो रिफाइनरी का, लेकिन आप उसमें मिलावट कर रहे हो, तो ये तो आपके मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड आता है बिज़नेस एथिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो कल्चर वैल्यूज़। अब जो बिजनेस एथिक्स हैं यानी कि हर किसी की देखिए हर कोई अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो सबकी कल्चर सोशल वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो ये हमारे वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस कम्युनिटी में क्या है कि हमें लोगों को हर्ट नहीं करना किसी, और वैसे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हर जगह होती हैं, जैसे कि हर्ट करना कोई भी कम्युनिटी के लोग इसको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा इंस्पायर करती हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें अ, जैसे कि भोजन की बात करें तो आपने देखा होगा जो सिख लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, वो कहीं भी आप किसी भी जगह चले जाएं वो हर जगह आपको प्रसाद देते हुए मिलेंगे। तो इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कम्युनिटी से हमें मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे बड़ों से, हमारे आसपास के लोगों से हमें मिलती हैं या फिर हम उन्हें देखकर सीखते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो हमारी सोशल कल्चरल वैल्यूज से हमें इन्फ्लुएंस होती हैं, तो वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट बन जाती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट भी हमें सही लग रहा है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि ये हमारे सोशल वेलफेयर से इंस्पायर्ड नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो इसी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। हम ऐसा बिजनेस एथिक्स होते हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। जो भी हमारे आसपास के लोग हैं अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, या फिर उनका कोई भी आपने देखा होगा हर बिजनेस, जो भी बड़ा बिजनेस होते हैं वो किसी ना किसी तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि उनकी कम्युनिटी, उनके आसपास का एरिया जो है वो डेवलप हो। तो ये वाला पॉइंट हमें बिल्कुल गलत लगता है, ये बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the probability of inclusion of every unit of the population in the same सैंपल इज इक्वल इट इज कॉल्ड, यानी कि जब भी हम किसी नमूने में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को शामिल करने की संभावना वहाँ पे क्या है बराबर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, यहाँ पे इक्वल बोल रहा है, इक्वल चांसेस होते हैं वहां पर। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैंपल इज इक्वल, यानी कि सबकी क्या है, इक्वल चांसेस हैं एवरी यूनिट में। तो यहाँ पर ये हमारी कहलाई जाएगी सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक में क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100% है, आपको कोई भी 10 लेने हैं, तो एवरी 10 नंबर पर आपको वो ले लेंगे। जैसे कि आपने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो आपने क्या है वहां पे हर 10th पर्सन को वहां पे उठा लिया, क्योंकि आपको चाहिए थे 10 लोग, 100 हैं आपके पास, तो आपने हर 10वें पर्सन को उठा लिया जो कि 10th नंबर पर आ रहा है, 20th पे आ रहा है। तो ये क्या है, सबको इक्वल चांस मिला 10th नंबर को, इसलिए यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टम भी बन गया, आपने बीच से किसी को नहीं उठाया कि आपने यहाँ से 10 उठा लिया फिर आपने 15 उठा लिया, ऐसा नहीं है। आपने एक सिस्टम फॉलो किया कि हर 10% बाद आपको उसको पिक करना है, 10 उठा लिया फिर 20 फिर 30, इस तरह से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर 3 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे साइन है 3/2 कंटिजेंसी टेबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इफ। अब देखिए ये वाला पॉइंट अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो जो हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लियर कर लेंगे, ये आपको टेबल से ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 3 into 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कंटिजेंसी टेबल से तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कितनी है 3, 6। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 into 2
तो 6 आया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दी अबव। तो बताइए सीपीयू जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? देखिए, आपने पढ़ा होगा जब भी हम सीपीयू की बात करते हैं उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा सीयू, एक होता है एएलयू और एक होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेज देन द सैंपल एरर। यानी कि अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाता है तो हमारी सैम्पलिंग एरर किस तरह की होगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट यानी कि वैसी की वैसी रहेगी, सैंपल साइज आप बढ़ा दें तब भी एरर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, अगर आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो सैम्पलिंग एरर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे सैम्पलिंग साइज जो है हमारा सैंपल साइज उसको हम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो सैंपल एरर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितने सैंपल साइज होगा उतनी ही हमारी एरर कम आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सैंपल साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। हमें हर चीज़ देखनी होती है कि हम किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बेसिस पर ही सैंपल साइज डिसाइड किया जाता है। और जो सैंपल साइज डिसाइड किया गया है अगर उससे कम हम सैंपल साइज लेते हैं तब हमारे एरर के चांसेस रहते हैं। लेकिन जितना हमारा जो हमारे ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है, जो हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर सैंपल साइज हमारा बड़ा होगा तो हमारी सैंपल एरर उतनी ही कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिक्रीजेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। अब देखिए, जो गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे इस तरह से घुमा के क्वेश्चन कर लिया है। इनमें से जो आंसर होगा उसका नाम एक गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, यानी उसका ये नाम भी है। पहले आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको आगे समझा दूंगी। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारा टेस्ट किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। अब ये कौन कौन से टेस्ट हैं इसको हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इन टेस्ट के बारे में एग्जाम में ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि टी टेस्ट में सैंपल साइज कैसे होते हैं, यानी कि स्मॉल होते हैं या लार्ज होते हैं, जेड टेस्ट में कैसे होते हैं, एफ टेस्ट में कैसे होते हैं। इसमें सैंपल साइज के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि इसमें सैंपल साइज हमारा कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की, वो अगर हमारी सही है तो वो किस तरह की हमारी एरर कही जाएगी? टाइप सेकंड एरर, टाइप वन एरर, स्टैंडर्ड एरर या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, जब हमारी नल हाइपोथेसिस सही होती है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है टाइप वन एरर की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगेन, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो थ्योरी क्लासेस में हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ये एक प्रैक्टिस सेट कराने का मेरा आइडिया ये था कि इससे हमें पता चल जाएगा, मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी सारी चीजें आती हैं, और एक आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कितनी सारी चीजें हैं जो अभी सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं तो हम ये सारी चीजें फिर जो भी हमारी थ्योरी क्लासेस होंगी तो हम उसमें कवर कर लेंगे, या फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसके साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर आपने नोट करा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर हम बात करें सब पार्ट की तो वो है क्लस्टर। कोटा सैम्पलिंग हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है, किसका पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी का कोटा सैम्पलिंग। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टेस्ट वी नॉर्मली अप्लाई फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम नॉर्मली कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या फिर वी टेस्ट, बताइए। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है क्वालिटेटिव के लिए, बाकी टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड वी टेस्ट नोट कर लीजिए, ये सारे टेस्ट हमारे क्वांटिटेटिव पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको काई स्क्वायर अच्छे से पढ़ना है। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक, स्मॉल सैंपल टेस्ट या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए काई स्क्वायर टेस्ट किस तरह का टेस्ट होता है। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और अभी अब हमने ऊपर डिस्कस किए थे टी टेस्ट, एफ टेस्ट और वी टेस्ट, वो सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, वी टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीटा एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू। अब आपने बीटा पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे बीटा गलत तरीके से लिखा हुआ है टाइपिंग की वजह से, बीटा हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। बीटा एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो हमारी किस तरह की है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2, टाइप 1 एंड 2 दोनों तरह की, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए बीटा की बात करें तो बीटा एरर जो होती है वो हमारी टाइप 2 एरर होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, देखिए सैम्पलिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर देखें जो हम 2020 में हुआ था, वहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा प्लीज़, सैम्पलिंग करके चलिएगा, क्योंकि सैम्पलिंग एक तरह से मेन पार्ट है पेपर 1 का, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो सैम्पलिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आया है, यानी कि अगर एग्जामिनर को वहां से क्वेश्चन देना है तो इकट्ठे 3 से 4 क्वेश्चन देगा, और अगर नहीं देना है तो वो एक भी क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो सैम्पलिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इसलिए सैम्पलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बताइए कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये किसका पार्ट है। देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट, और प्रोबेबिलिटी और रैंडम ये तो इसके सब पार्ट हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए वी कैन मेजर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय द हेल्प ऑफ। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम किसकी हेल्प से देखते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल, कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन, बताइए। ये भी आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़नी है, कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो हमारे दो पैरामीटर हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक दूसरे से कितने मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना डिपेंडेंट है उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, वो यानी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री कितने डिग्री का है, कितने परसेंट उस पर लाई कर रहा है, ये देखना पार्ट होता है हमारा कोरिलेशन का, यानी कि आपस में उनका कितना रिलेशन है, ठीक है। ये देखना कोरिलेशन का पार्ट है, लेकिन रिग्रेशन का पार्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट की देखना कि इनका आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एवरेज रेवेन्यू कर्व विल नॉट टच ओ एक्सिस बिकॉज इट कैन नॉट बी। अब एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व हम बनाते हैं वो ओ एक्सिस पर टच नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? ये पॉजिटिव नहीं होता इसलिए, जीरो है, नेगेटिव है, बताइए। देखिए जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो हमारा ओ एक्सिस पर टच इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखिए जीरो इसका का मतलब यहाँ पर ये है कि कभी भी हमारा रेवेन्यू जीरो नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ पर उसकी जो स्लोप होता है वो कभी भी जीरो को टच नहीं करता है एक्स एक्सिस पर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामीटर्स रिफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। अब पैरामीटर्स हमारे क्या बताते हैं? पॉपुलेशन, सैंपल, मीन या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और तो आप याद कर लीजिए, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप ऐसे याद कर लीजिए पीपी, पॉपुलेशन पी, पैरामीटर्स पी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बेसिक इसलिए पूछ ले जाते हैं कि अगर कोई भी पर्सन थोड़े बहुत मार्क्स से रह रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन से उसका वो क्लियर हो जाए एग्जाम, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इतने हार्ड रख देते हैं कि वो सिर्फ जो जिसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ वही उनको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस गलत ना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है हमारा पैरामीटर, जो कि पॉपुलेशन के पी से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हुए होंगे, ये हमारे पेपर 1 से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चंस। और होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है प्लीज़ टेलीग्राम पर मैसेज करिए। आपका एग्ज़ाम है मई में, तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्लीज़ समझते रहिए। और भी कोई भी डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं उनको, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।